जा वहां जा बैठना आ जाएगा। हेलो। हेलो, नमस्ते मौसा जी। नमस्ते सर। नमस्ते बेटे, कर ली सारी शीट सॉल्व? हाँ जी सर, मैंने आपको पीडीएफ भी भेज दी कर कर। भाभी ने तो भेजी नहीं। उसने सर मैंने ना रफली कर दी सारी शीट। रफ में करने के नंबर नहीं मिलते ना। मैं रफ में पढ़ाने लग जाऊंगा तो तुम्हें समझ में आना बंद हो जाएगा। ओके सर, कल तक आपके पास आ जाएगी। कल क्या फायदा बेटे, आज मैं डिस्कस ही कर दूंगा सारी। सर पर मैंने तो सारी सॉल्व कर ली थी कल बैठ के। अच्छा ठीक है। यस सर। सर मेरी क्लास में ना, मतलब हमारे वहां पर आइक्वेस्ट में न्यूटन सेकंड लॉ तक करवा दिया उन्होंने, कूले वगैरह और इंक्लाइन सरफेस पर सब करवा दिया। न्यूटन सेकंड लॉ करा दिया या थर्ड लॉ भी करा दिया? नहीं, थर्ड लॉ तो अभी किया नहीं, सेकंड लॉ ही करवा रहे हैं अभी तो, मतलब आज। सेकंड लॉ करवाया तो मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन कैसे करवाया? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे बताई उन्होंने? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं समझ आया। इंक्लाइन पर 2 ब्लॉक्स दे देते हैं, अभी एक इधर हो गया, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो क्या इंक्लाइंड पुल लगा के, पुलिस लगा के? पुलिस लगाकर भी ऐसे भी जैसे एमजी लग रही है, वहां पे एमजी के 2 कंपोनेंट्स बना दिए, एमजी साइन कोई थीटा बात एमजी। नहीं, आज करा देता हूँ। कब है अगली क्लास तेरी? तो मेरी तो अगली क्लास अब मंडे को है सीधा। आज पढ़ा दूं? हाँ जी, आज पढ़ा दो। वो एक्सरसाइज भी होमवर्क को दी हुई है, इसलिए वो भी नहीं किया अभी तक, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे। चलो ठीक है, आज पहले आगे पढ़ते हैं फिर करते हैं इसको डिस्कस। हाँ जी। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। तो आज की क्लास में हम और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें डिफरेंट तरीके के मोशन को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। लेकिन आज की क्लास में मोशन को डिस्क्राइब करना सीखने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी है। तो कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें पुराना पढ़ा हुआ कुछ याद रहता नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार मैं रिवाइज करा दूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको आनी चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आपको एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना आना चाहिए। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, सपोज वेक्टर पी। आप इस वेक्टर पी को एक्सप्रेस कर पाए एज सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो मैं पी को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, इसको बोलते हैं मैंने वेक्टर पी को रिजॉल्व कर दिया। होल्ड करना है। ओके सर। सर हमेशा परपेंडिकुलर का करेंगे? कॉमनली हम परपेंडिकुलर का ही करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर का ही करें। हम किसी वेक्टर को ऐसे दो वेक्टर्स की सम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कुछ और एंगल बना रहे हो एक दूसरे के साथ, है ना। मतलब देर could be an acute angle between the two components, there could be an obtuse angle between the two components, but जो सबसे ज्यादा यूज होता है that is the rectangular components. When I use the term rectangular components, इसका मतलब perpendicular, mutually perpendicular। ठीक है, तो ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ध्यान से समझें, ये वेक्टर P है। मैं दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे और ऐसे बना सकता हूं, या फिर मैं वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे और ऐसे बना सकता हूं। तो देयर कैन बी n नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, मतलब कोई गिनती नहीं है कि आप कितने तरीके से दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के सम की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपने डायरेक्शंस चूज की हैं वो डायरेक्शंस जो हैं उनका P के साथ क्या एंगल बन रहा है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएंगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी। सर तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिर से? जैसे ये वेक्टर P है, मैं इसके साथ एक लाइन 30 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करूं और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, या फिर सेम वेक्टर P है, मैं इसके साथ एक लाइन 60 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करूं और फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, तो अलग अलग तरीके से मैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर बना सकता हूं ना इसके। हाँ जी सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक ही वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब आपका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो डायरेक्शन चूज की है वो डायरेक्शन P वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाती है। तो मान लो आपने जो एक डायरेक्शन चूज की, सपोज मैं इसको एक्स डायरेक्शन बोल देता हूँ और ये वाली डायरेक्शन को मैं वाई डायरेक्शन बोल देता हूँ, तो ये जो वेक्टर P है सपोज ये एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है, और ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं लिख देता हूँ पी एक्स आई कैप, और ये वाला वेक्टर है इसको मैं लिख देता हूँ पी वाई जे कैप, और मेरा वेक्टर P हो जाता है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। इसका मतलब हमारा वेक्टर दो वेक्टर्स को मिलके बन रहा है, जिसमें से एक वेक्टर की लेंथ पी एक्स है और दूसरे वेक्टर की लेंथ पी वाई है, और आई कैप लगने का मतलब है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जे कैप लगने का मतलब है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। हाँ जी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये अगर थीटा है तो ये लेंथ बेस होगी, ये लेंथ हाइपोटेन्यूज होगी और ये लेंथ परपेंडिकुलर होगी। कॉस थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ तो जी कॉस सर। थीटा हो जाएगा पी एक्स बाई पी, तो पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी पी कॉस थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी वाई बाई पी, तो पी वाई की वैल्यू हो जाएगी पी साइन थीटा। सर हाँ जी। सर हमें ऐसे करके एक हमेशा पर्टिकुलर वैल्यूज निकालनी है, या फिर हम नॉर्मल पाइथागोरस ट्रिपलेट सोच के भी कर सकते हैं? नहीं, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट सोच के आप तो केवल इतनी रिलेशनशिप लिख पाएंगे ना कि पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है। हाँ जी सर। केवल एक रिलेशनशिप से पी एक्स और पी वाई की वैल्यूज तो नहीं निकलेंगी, हाँ जी सर। है ना। तो लेकिन अगर आपको एंगल थीटा पता होगा तो आपको पी एक्स भी मिल जाएगा और पी वाई भी मिल जाएगा। ओके सर, अगर थीटा वैल्यू है तो हमें एक पर्टिकुलर डिफाइंड ये मिलेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन acts on an object in a direction 30 degree north of west. What are the components of this force? What are the components of this force along the north and west direction? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाना आता है सभी को? सर हम एक बार वेट करिएगा सर। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाना आता है ना? हाँ जी सर। नॉर्थ साउथ ईस्ट इधर दिखाते हैं, वेस्ट इधर दिखाते हैं, अब करो।
सर ये रिजल्टेंट फोर्स है। हाँ, बेसिकली ये रिजल्टेंट फोर्स है। आपने ये बताना ये दो वेक्टर्स की मिलकर बनी है, जिसमें से एक नॉर्थ के लिए होंगे और एक वेस्ट के लिए होंगे, तो वो वेक्टर्स कितने कितने हैं। ओके सर। सर थोड़ा सा राइट की तरफ स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ जी सर, ठीक है। सर हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं गिवन। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, सब लिखा हुआ है। ओके सर। अंशिका आंसर। हाँ जी सर, तो 2 मिनट इसका करिए। मैं बता दूं आंसर के मनन बता रहा है। नहीं, आप बताओ। इसका आंसर x के अलोंग आएगा -15√3 आई कैप एंड 15 जे कैप। एक्स की तरह हो रही है। x मैंने माना है टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, तो मुझे आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ। नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, कि मुझे ये बताओ सर, इतना नॉर्थ की तरफ और इतना वेस्ट की तरफ। सर नॉर्थ की तरफ -15√3 और वेस्ट की वेस्ट की तरफ -15√3 और नॉर्थ की तरफ 15। अगर तुम वेस्ट की तरफ -15√3 बोल रहे हो, इसका मतलब वो ईस्ट की तरफ है। नहीं 15 तो हमारे पास एक फोर्स है, ये फोर्स 30 न्यूटन की है, और ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ पॉइंट करती है, यानी वेस्ट से 30 डिग्री का एंगल मेजर करो नॉर्थ की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट को पॉइंट करती है। अब आपने इस फोर्स को बताना है कि ये कौन कौन से दो वेक्टर्स का सम है। तो एक वेक्टर वेस्ट की तरफ बनाना है, आपने बोला गया ऐसा, नॉर्थ और वेस्ट, और एक वेक्टर आपको नॉर्थ की तरफ बनाना है। तो आपको ये एक्सप्रेस करना है कि ये फोर्स इन दो कंपोनेंट्स की बनी हुई है। ये वाला कंपोनेंट F1 मान लेते हैं और ये वाला कंपोनेंट F2 मान लेते हैं। सर cos 30 के वैल्यू √3/2 होती है ना। बिल्कुल। तो F1 हो जाएगा 30 इंटू कॉस 30। कॉस 30 इज √3/2, सो 15√3 न्यूटन। और F2 हो जाएगा सर F2 हो जाएगा साइन sin 30, दैट इज 15 न्यूटन। तो वंशिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन आप ये समझें कि जो पूछा जा रहा है वो आंसर आप दे रहे हैं, तब मजा आता है सुनने में आंसर। ठीक है, हाँ जी। है ना। तो मतलब जो बात पूछी जा रही है वो बताओ। आप आंसर बता रहे हो सर -15√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ना मैंने आई कैप की बात की, ना मैंने जे कैप की बात की। और आपने राइट साइड की तरफ पॉजिटिव लेके आंसर माइनस में रिपोर्ट किया। आप लोग को बताना चाहिए था एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें इस बात पे कि आपका आंसर प्रिसाइज होना चाहिए, जो पूछा जा रहा है वही बताओ। ओके सर। भाविन, क्लियर है? यस सर। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, राइट। हाँ जी। अब इसको हमें यूज कहाँ पर करना पड़ेगा? तो इसका यूज हमारा कई जगह पर होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सर हम ही उसको सॉल्व करेंगे, आप एक बार बताएंगे। नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। सपोज एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब है इस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करेगा तो ये उसके मोशन को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा, फ्रीली स्लाइड कर सकता है इस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक 30 kg का ऑब्जेक्ट रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं पुल कर रहा हूं एक फोर्स लगा के 20 न्यूटन की, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसा बोला जा रहा है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। कैलकुलेट
पहला एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड। ट्राई करना चाहेंगे अपने आप? हाँ जी सर। ठीक है, करो ट्राई, सॉल्व करके आंसर बताने की कोशिश करो। सर एक्सेलरेशन का आंसर इसका 2/3 तो नहीं आएगा अगर हम नॉर्मल, क्योंकि सर आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व की बात करते हो सर। आप ऐसे समझो कि क्या इस पे केवल 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है जो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए फोर्स अपॉन मास कर दोगे? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले आपकी टास्क होनी चाहिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ताकि आप इस पे सारी फोर्सेस एनालाइज कर सके, राइट? कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी इस पे? mg बाय अर्थ। तो एक इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी m इंटू जी, जी को 10 मान लेते हैं, तो 300 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। हाँ जी और कौन सी फोर्स लग रही है? सर, कॉन्टैक्ट फोर्स विद ग्राउंड। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, हाँ जी। जी। और एक अप्लाइड फोर्स 30 डिग्री से जो लग रही है 20 न्यूटन की। 20 न्यूटन की फोर्स ऐसे, और ये लग रही है 30 डिग्री पे, राइट? यस सर। अब ये वाली फोर्स, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि इस फोर्स के अगर मैं दो कंपोनेंट्स बना लूं, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक अलोंग वर्टिकल। हाँ जी सर। अगर मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट बना लूं, एक ऐसे और दूसरा यहाँ, यहाँ दिखाते हैं नॉर्मली हम, यहाँ नहीं दिखा रहा मैं, दूसरा कंपोनेंट यहाँ दिखा देता हूँ ऐसे। हाँ जी सर। तो ये कितने कितने होंगे बता सकते हैं आप? सर वेट करेंगे, बता देते हैं सर। 10√3 कौन सा 10√3? जो कि हॉरिजॉन्टल है। ये कंपोनेंट होगा 20 cos 30 हाँ जी। √3 और और वर्टिकल कंपोनेंट 10 न्यूटन। ये ना रटा हुआ होना चाहिए आपको। अगर ये एफ है और ये एंगल थीटा है, तो जिधर थीटा होता उधर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा, ठीक है? अच्छा सर, ऑपोजिट वाली साइड को हम हमेशा वो साइन थीटा। ऑपोजिट में साइन आता है कि नहीं? साइन थीटा होता है ना ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? यस सर। हाँ, तो बेस में कॉस थीटा आएगा और परपेंडिकुलर में साइन थीटा आएगा, तो ये याद रहना चाहिए। ओके सर। तो एक नॉर्मल फोर्स लग गई, और एक 20 का इधर कंपोनेंट 10√3 न्यूटन, और एक 20 का उधर कंपोनेंट 10 न्यूटन, राइट? हाँ जी सर। आप ये बताओ कि ये जो 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है, क्या ये ब्लॉक को ऊपर उठा देगा? नो 10। सर, क्यों? क्योंकि नीचे सर 300 न्यूटन की भी है भारी है फोर्स। ना बहुत ज्यादा। हाँ जी सर। हाँ, और 10√3 क्या करेगा? उसको राइट की तरफ मूव करेगा। राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, तो अब आपको इस फिजिकल सिचुएशन को देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि इस ब्लॉक के पास इधर को तो एक्सेलरेशन होगी और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगी। हाँ जी। तो बाय द एनालिसिस of the forces acting on it, it can be concluded
that block will not be lifted off, will not be lifted off, double F, the ground. ठीक है? हाँ जी। It will slide. It will slide towards right direction. right. ठीक है जी? हाँ जी। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, यस सर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल सर नेट नॉन जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में, राइट? हाँ जी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक को प्लस ले लो किसी डायरेक्शन को, दूसरी को माइनस ले लो और नेट फोर्स को 0 कर दो। हाँ जी। हाँ जी सर। तो 10 प्लस n माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी? 290। तो यहाँ से n आ गया 290 न्यूटन, यस सर। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इज इक्वल टू एम में कर दो। तो हॉरिजॉन्टल में तो एक ही फोर्स लग रही है 10√3, तो यही नेट फोर्स हो गई। हाँ जी। मास हो गया 30 इंटू ए की वैल्यू आ गई 1/√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर। जब हमने देखा कि जो वर्टिकली फोर्स लग रही है, नहीं सर, हॉरिजॉन्टली 10 न्यूटन की। 10√3 सर मैं 10 न्यूटन वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ जो ऊपर लग रही है। वर्टिकल लग रही है ना? सर हाँ जी सर। सर मैं कह रहा हूँ उसकी जो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, सर हमने ये कैसे कंक्लूड कर लिया कि वो पक्का, हाँ भाई वो रेस्ट भी रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा? सर क्या एन को हम कुछ और नीचे नहीं? तो जमीन है। हाँ जी सर। नीचे तो जमीन है भाई, नीचे नहीं जा सकता वो। ओके सर। ऊपर जा सकता था, ऊपर जाने के लिए सफिशिएंट फोर्स हमने लगाई नहीं। ओके सर। मैं सोचा था उसके अकॉर्डिंग एन भी बदल सकता है ना सर? एन बदल गया ना। एन की वैल्यू अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी तो एन 300 आता। हाँ जी सर। अब एन 290 है हाँ जी। क्योंकि मैंने 10 न्यूटन लगाई। अगर मैं 20 न्यूटन लगाता ऊपर की तरफ तो और हल्का महसूस करता ये ब्लॉक, हाँ जी सर। और कम फोर्स से प्रेस करता, हाँ जी। है ना? अगर मैं 300 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगा देता तो ये ग्राउंड को प्रेस करना बंद कर देता ब्लॉक। ओके सर, समझ आ गया। हाँ जी, क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। सर ये एंड का पार्ट नोट करने दीजिए। स्नैपशॉट ले लो, बाद में बनाना नोट्स इसके। अंशिका नोट कर लिया तुमने? भाविन? हाँ जी सर। हाँ जी सर। नोट कर लिया था। ठीक है, मनन स्नैपशॉट ले लो। सर मैं देख लूंगा बाद में। ठीक है, हाँ जी सर। एक और क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और सर जो फोर्स ये टिप रहेगी कि जो फोर्स हमारे थोड़े डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है, कोई एंगल से हम उसको रिजॉल्व कर लें उसके कंपोनेंट्स में। हाँ, आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ होगा तो सरफेस के अलोंग स्लाइड करने की टेंडेंसी रखता होगा। तो आप ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि सरफेस, जिस सरफेस पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाला है उस सरफेस के पैरेलल और उस सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन चूज करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके सर। सपोज आपको एम दिया हुआ है 5 kg, इस पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। सर फ्रिक्शनलेस ही ग्राउंड है ना? हाँ जी, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। इस पे एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, एक इधर से फोर्स लग रही है 7 न्यूटन की, और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है? ओके सर। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and normal contact force
सर साइन 30 की वैल्यू बता दीजिए। पता नहीं। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। ये वैल्यूज ऐसे याद करते हैं, 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 बाय 4 और इसका ले लेते हैं रूट। ये साइन 0 डिग्री है, ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 45 डिग्री है, ये साइन 60 डिग्री है, ये साइन 90 डिग्री है। ओके और सर। कॉस इसका रिवर्स होता है। ओके सर, ठीक है। सर आंसर थोड़ा रूट्स के फॉर्म में छोड़ सकते हैं ना? हाँ छोड़ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर एक आंसर निकल गया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जी बाकी लोग, अंशिका? सर पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रही हूँ। ठीक है, तुम एक्सेलरेशन बताओ कितनी आई, मैंने नॉर्मल बताएगा। मेरी एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई। 0.1। 1। और हाँ जी मनन, नॉर्मल कितना आया? सर 47.5 माइनस 3.5 रूट 3 न्यूटन। भाविन तेरा आंसर? सर मेरा आंसर, सर मैं भी एक्सेलरेशन ही निकाल रहा था। कितनी आई, या भी सॉल्व कर रहे हो?
सर मेरे को मैं अभी एक्सेलरेशन सॉल्व भी कर रहा हूँ हम्म। XP। हाँ भी मनन एक्सेलरेशन भी आ गई क्या? सर बस यही बात है। क्या? सर सर बस सर मैं अपना एक्सेलरेशन का आंसर था हम्म 3.5 प्लस 2.5 रूट 3 बाय 5 होल बाय 5। अंशिका, तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा ही है या कुछ अलग है ये उससे? 3.5 प्लस 2.5 रूट 3, तो 0.7 तो यही हो गया, तो ये तो 0.1 नहीं लग रहा है, इसका गलत है। सर मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे किया है। ठीक है, बताओ। सर मैंने पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मेरे को मेरी हेल्प करो जरा। ये मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, मुझे बताओ कौन कौन सी ये फोर्स। 5 kg का मास है इसका, ठीक है। और ये 15 न्यूटन बाय अर्थ डाउनवर्ड्स करेगी और एक इस पे ग्राउंड नॉर्मल लगाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसके 5 न्यूटन वाली फोर्स जो लग रही है गिवन है उसके अगर कंपोनेंट्स बनाऊं तो आ गया 5 रूट 3/2 इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम्म और इन द अपवर्ड डायरेक्शन आ गया 5/2 हम्म न्यूटन। और अगर मैं 7 न्यूटन वाली फोर्स में बनाऊं तो हॉरिजॉन्टल में इसका आ गया 7/2 न्यूटन, और अपवर्ड में आ गया इसका 7 रूट 3/2। तो तुम्हारे अपवर्ड मतलब एक कंपोनेंट ऐसे और एक ऐसे आ रहा है? हाँ जी सर सेम ही है, ठीक है सर मेरा भी यही है। अंशिका, ये डायग्राम है तेरा? हाँ जी, गलत है। मेरा वैसे 7/2 करने डायरेक्शन में है, हैं? उधर वाली डायरेक्शन में है, राइट वाली साइड में। 7/2 न्यूटन राइट की तरफ है, हाँ जी, और 7 रूट 3/2? एक मिनट। मनन तो सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा है। देख ले ध्यान से, मैं मारूंगा। 7/2 न्यूटन किधर है तेरा? राइट की तरफ है 7/2 वाला कंपोनेंट, या लेफ्ट की तरफ लगाया तूने? लेफ्ट की तरफ सर, है? लेफ्ट की तरफ ही लगाया हुआ है मैंने। फिर तेरे यहाँ प्लस कैसे आ रहा? समय भाई अपना कैलकुलेशन चेक करता हूँ। 7 न्यूटन वाला इसको राइट की तरफ पुश कर रहा है या लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा है? ओरिजिनल डायग्राम में देखो। 7 न्यूटन की फोर्स इसको राइट साइड की तरफ पुश कर रही है या लेफ्ट साइड की तरफ पुल कर रही है? सर जो इसको लेफ्ट, राइट हैंड साइड तरफ पुश कर रही है। तो इसका मतलब ये 7/2 न्यूटन की फोर्स आपको ऐसे दिखानी थी, है ना? हाँ जी, हाँ जी सर हाँ जी ठीक है। और ये वाली इसको मतलब डाउनवर्ड्स दिखाना था। नीचे को दबा रहा है ना ये इसको? हाँ जी। हाँ जी सर ठीक है। सर अब मैं सर एक मिनट। हम्म सर अब एक आंसर। तो अब इसका आंसर होगा, मन ने आंसर तो ठीक बताया। हाँ मतलब आंसर मैंने माइनस कर दिया था दोनों को। हाँ, आंसर तो मनन ने ठीक बताया। उसको पहली बारी में सही दिख रहा था, बाद में पता नहीं क्या उसने गलत किया और तूने माइनस किया है। हाँ जी। या मनन ने गलती से माइनस नहीं करा, प्लस कर दिया, दिखाए उसने उल्टे ही थे। सर एफवीडी में गलत बना ली, पहले एनालाइज ठीक करे थे। हाउ डू आई बिलीव? आई डोंट नो सर। और नॉर्मल? नॉर्मल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कितना होगा नॉर्मल इन दी अपर डायरेक्शन, कितना होगा? अच्छा, वर्टिकल में तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो 0 होगी। वर्टिकल में एक्सेलरेशन को 0 कर देंगे। हाँ एक जी, तो 10 लग रही है, एक 2.5 न्यूटन लग रही है, हाँ जी और नीचे की तरफ 51 लग रही है, 3 न्यूटन और लग रही है। 3.5 रूट 3 एक लग रही है। हाँ जी, एन की वैल्यू होगी 47.5 प्लस 3.5 रूट 3।
तो मनन यस गलत सर। है ना, तूने ये 3.5√3 उल्टा लिया हुआ ना, इसका मतलब तूने इसकी डायरेक्शन ऊपर को लेके माइनस करके दिखाया मेरे को यहाँ पे। हाँ जी सर। तो अब एक आंसर तू ठीक बता रहा है, एक गलत बता रहा है, तो मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा ना कि तूने ठीक किया है। तो यहाँ पे आएगा 47.5 प्लस 3.5√3। ओके सर। अंशिका ठीक है? हाँ जी। तेरे से मैं उम्मीद नहीं करता बेटे, तेरे आंसर सबसे पहले और सही आने चाहिए। इसमें है क्या, तूने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? पढ़ रखा है वो ना तुझे थोड़ा सा। कॉम्पोनेंट्स नहीं बनाने आते क्या? हाँ जी। तुझे कॉम्पोनेंट्स नहीं बनाने आते क्या? मुझे तो कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। फिर कहाँ तू है? मतलब 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था तेरे को आंसर देने में इसका, है ना? इन दोनों से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बेटे, तेरा आंसर छूटते सार आना चाहिए। इसमें है क्या, मतलब आप जैसे बच्चे को इसको यही सॉल्व कर देना चाहिए। सर ये 5√3/2 और ये हो गया 5/2, ये 7 न्यूटन इधर है, तो इधर का हो गया इसका 7/2 और इधर का हो गया 7√3/2। एक इस पे 50 न्यूटन इधर लग रही होगी, एक नॉर्मल इधर लग रहा होगा। यहाँ 7/2 प्लस 5√3/2/5 इसकी एक्सेलरेशन हो गई। और नॉर्मल निकालने तो टोटल अपवर्ड फोर्स को टोटल डाउनवर्ड के बराबर कर दो। कितनी देर लगती है इक्वेशन लिखने में? थोड़ा सा ना क्विक बनो और अपने हाथों को तेज चलाने की कोशिश करो। अगर आप रेस नहीं लगाने की कोशिश करोगे तो मजा नहीं आएगा। जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इट इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन देंगे अब। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैंने एक 5 kg का ब्लॉक रखा, किधर जाएगा? सर अब ऐसे किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा ना। नहीं हाँ जाएगा जी। सर। तो इस सरफेस को मैंने टिल्ट कर दिया ऐसे हाँ जी। 30 डिग्री के एंगल पे, हाँ और जी। इसके ऊपर ब्लॉक रख के छोड़ दिया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये किधर जाएगा ब्लॉक? सर जिधर ये इंक्लाइन है नीचे की तरफ जाएगा, वाली साइड। मतलब स्लाइड कर जाएगा। कितनी एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा? सर कौन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको स्लाइड करवाने के लिए? कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको स्लाइड करवाने के लिए? ग्रेविटी। ऑब्वियसली ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। अगर ग्रेविटी नहीं होती इसके ऊपर तो ये नहीं जाता। हाँ जी। ये नीचे क्यों जाता, है ना? हाँ जी। उसको कोई अट्रैक्ट ही तो नहीं कर इसको रहा। नीचे लेकर जाना चाहिए, तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा सीधा? हाँ जी। हाँ जी, क्या मैं पूछ रहा हूँ? हाँ जी। ऑब्स्ट्रक्शन है ना सर। हाँ जी, मैंने पूछा एम जी, ग्रेविटी इसको सीधा नीचे लेके जाना चाह रही है, तो बट ये सीधा नीचे तो नहीं जा रहा ना, हाँ जी। हाँ जी सर। ये तो इधर स्लाइड करेगा। कौन नहीं जाने दे रहा है इसको नीचे? सर फ्लोर। ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस कोई फोर्स लगा रहा होगा ना इस पे। हाँ जी। किधर को? अपवर्ड्स। अपवर्ड डायरेक्शन। नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं, दो टोटल सरफेसेस अगर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रेस करते हैं, और वो हाँ प्रेस करने वाली फोर्स वर्टिकल होती है क्या? नो सर। किधर होती है? सर हॉरिजॉन्टल होती है। जो प्रेसिंग फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो। हाँ, सुनते ही नहीं हो ना, क्या पढ़ाया पता लगता है, मतलब कुछ नहीं याद है। प्रेसिंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस इन कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं ना। हाँ जी हाँ सर। जी। यस सर। तो इस 5 kg वाले पे किधर लग रही होगी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बाय दी सरफेस? सर नहीं, ये इसके ऊपर। सर ये वाली जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, फोर्थ। तो ब्लॉक पे ऐसे
नॉर्मल लग रहा होगा, है ना? हाँ Yes. जी। और फ्लोर पे? सर फ्लोर पे उसका ऑपोजिट है, बस उसी को नीचे एक्सटेंड कर देंगे सर। तो ये फ्लोर पे लग रहा होगा ना? यस ये सर। किसने लगाया फ्लोर पे? सब ब्लॉक ने, और ये किसने लगाया? फ्लोर ने। एक्शन रिएक्शन, है ना? यस सर। और ये किसने लगाया? सही है। अर्थ ने, है ना? यस सर। अब ये बताओ कितनी एक्सेलरेशन से इधर जाएगा? कौन सी फोर्स इसको इधर को एक्सेलरेट करवा रही है? सर जी बाय अर्थ। बेहतर आंसर होगा सर इसके वेट का कंपोनेंट। इसके वेट का वर्टिकल कंपोनेंट। वेट तो वर्टिकल ही है। के वेट का हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी सर। नहीं, इसके वेट का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग है। इस इतनी मेहनत कराने के बाद तुम्हें ये नहीं समझ में आया, इस 5 न्यूटन की वजह से जो इस एम में एक्सेलरेशन आई थी वो उस 5 न्यूटन के कौन से कंपोनेंट की वजह से आई थी? जो सरफेस जो ग्राउंड के अलोंग जो था। सरफेस के पैरेलल था, है ना? हाँ जी। तो यहाँ सरफेस के पैरेलल कौन सी फोर्स आ रही है? सर उसका नंबर सर, नॉन 6 डायरेक्शन। सरफेस के पैरेलल जो फोर्स आएगी वो नॉर्मल की वजह से तो आएगी नहीं, नॉर्मल तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, यस हाँ सर। जी। है ना? हाँ जी। बट ये जो फोर्स है 5G 50 न्यूटन, ये जनरेट करेगी एक फोर्स, है ना? हाँ जी। अब इसका अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए सर कॉस तो कंपोनेंट निकाल दूंगा। कॉस थीटा एंड 2 का 5 है। एंगल कितना है? ये 30 दे रखा है। सर ये भी 30 सर 60 30 कर लो सुलह। 100 अल्टरनेट है। ये 90 है, ये 60 60 है, तो ये 60 डिग्री है। पता नहीं कौन से ऑल्टरनेट एंगल होते, मुझे ऑल्टरनेट एंगल की डेफिनेशन ही भुला दी तूने। सर वो मैं ऐसे एक ट्रांसफर से ऐसे ही सट्टे मारने के होता था और कुछ नहीं है। तो ये किधर इतना कंपोनेंट कितना आया इधर 550 न्यूटन का, बोलो? सर cos 60 into 50 cos 60 15 cos 60। और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। हाँ जी सर। समझ आ रहा है ये आपको? ये दिखने चाहिए, जिसको ये कंपोनेंट दिखने लग गए 50 के फटाफट से mg के, वो इंक्लाइंड प्लेन पे जीत जाएगा। इसका मतलब भी सर इसका मतलब भी जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो सिर्फ mg के कारण नीचे नीचे आता है, क्योंकि जो इसकी नॉर्मल है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में चल लग रही है इसके। मतलब mg का एक ऐसा कंपोनेंट होगा जो इसको मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग उसको खींच रहा होगा। कोई भी चीज नीचे केवल इसलिए गिरती है क्योंकि धरती उसको खींच रही है, अपने आप से कोई नहीं नीचे गिरना चाहता, हाँ जी। है ना? हाँ जी। ये कंपोनेंट दिखने चाहिए आपको इसके वेट के अच्छे से जल्दी से। ये इसका वेट है 50 न्यूटन। आपको क्विकली हर एक इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में ये जल्दी से कंपोनेंट दिखने चाहिए। तो अब बताओ कितनी एक्सेलरेशन आ गई और नॉर्मल कितना? फाइंड एक्सेलरेशन एंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एक्सेलरेशन आ गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर 5 स्क्वायर। नॉर्मल आ गई इसकी 25 रूट 3 by 2 is equals to n। क्या? 12.5 रूट हाँ जितनी आ गई n is equals to 25 रूट 3 न्यूटन।
बाय कोई 2। प्रश्न है? हाँ जी। तो मैं केवल ब्लॉक का एफईडी बना रहा हूं, तो मैंने वो हरे वाली फोर्स हटा दी, ठीक है। हाँ जी। वो हरे वाली फोर्स तो फ्लोर पे लग रही थी ना, हम तो ब्लॉक का एनालिसिस कर रहे थे। तो ब्लॉक पे ध्यान देना कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी। लेट अस बी केयरफुल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लग रहा था बाय फ्लोर, और एक 50 न्यूटन लग रहा था उसका वेट mg बाय अर्थ, ठीक है। हाँ जी। और ये 50 न्यूटन परपेंडिकुलर था इसके। इस 50 का ये कंपोनेंट आया इधर 50 cos 60, इधर आया 50 sin 60। sin 60। अब इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स है 50 cos 60, तो अलोंग द इंक्लाइन एक ही फोर्स है 50 इंटू cos 60 इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी। और अलोंग दी नॉर्मल टू इंक्लाइन, इस पे एक्सेलरेशन 0 है, हाँ जी। तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। यस सर, तो बैलेंस हो रही होगी फोर्सेस। तो n मस्ट बी इक्वल टू 50 sin 60, राइट। यस सर। 25√3 न्यूटन। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं सर। क्लियर है? हाँ Yes. जी। अब इसको हम याद करेंगे थोड़ा सा। ये वाला डायग्राम जनरली आप देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे नंबर्स की टर्म्स में नहीं पूछा जाएगा। आपको ऐसे एक इंक्लाइंड सरफेस दिया होगा जिसकी हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन थीटा दी होगी केवल, ठीक है। और आपको कहा जाएगा इसके ऊपर एक ब्लॉक रख के छोड़ दिया, मास m का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मालूम है जी, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन along the inclined surface and the normal contact force। तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो इस पे एक n लग रहा होगा। किसने लगाया? एन लगा सर। वरना। इसने। एक इसका वेट लग रहा होगा mg। यस सर। हाँ जी। सर हम इंक्लाइंड हमेशा इसलिए दिखाते क्योंकि वो पहली प्लेन पे वो नीचे की तरफ बनती है। क्या? सर मैं कह रहा हूँ mg को हम हमेशा इंक्लाइंड थोड़ा इसलिए दिखाते क्योंकि वो पहली इंक्लाइंड नहीं है, mg तो वर्टिकल है। अच्छा सर, वो थोड़ी इंक्लाइंड लग रही थी। कहाँ इंक्लाइंड लग रही थी? mg वर्टिकल है भैया, स्केल से खींचो। mg सीधी लगती है ऐसे, ये लो। ठीक है। हाँ जी। सर और अब इसने चलना किधर है, तो इसने सरफेस के पैरेलल चलना है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं चलना है ना। हाँ जी। तो एक डायरेक्शन आप अलोंग दी सरफेस लेते हैं, और एक नॉर्मल नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना? 90 - 180
90 माइनस थीटा, है ना? हाँ जी। तो ये कितना ये होगा थीटा? क्यों थीटा? क्योंकि ये नॉर्मल टू दी सरफेस था ना, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था। ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो दूसरी तरफ थीटा बनना चाहिए। हाँ जी हाँ सर। जी। क्लियर है? हाँ यस जी। अब ये रिजल्ट रटा हुआ होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए कि अगर इंक्लाइंड सरफेस का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा है तो अपनी जो mg फोर्स आने वाली है उसका नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बनेगा, राइट? हाँ जी। अब इस mg का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? इधर थीटा होता उधर कितना कंपोनेंट आता है? सर जिधर cos थीटा। जिस तरफ थीटा बनता है जिस लाइन के साथ उधर आता है cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आता है sin थीटा। sin थीटा। तो ये रिजल्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, आपको वहां पे बैठ के एनालाइज ना करने पड़े भाई थीटा किधर है। हाँ जी ठीक? सर। यस सर। अब आप mg की बजाय यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। अब आपको mg नहीं लग रहा, mg को स्ट्राइक आउट कर दो। वी हैव रिप्लेस्ड mg बाय कंपोनेंट्स ऑफ mg। एक कंपोनेंट mg sin। cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है? हाँ जी। याद रहेंगे? हाँ यस जी। तो कितनी एक्सेलरेशन? तो इसकी एक्सेलरेशन होगी mg sin थीटा बाय m, मतलब g sin थीटा। g sin थीटा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है इस पे mg sin थीटा इस डायरेक्शन में, है ना? हाँ जी। और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस कर रही होंगी। हाँ जी। जी। तो n विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक? हाँ जी। ठीक है? हाँ यस जी। सर। ये रिजल्ट पिक्चराइज कर लो अच्छे से। स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसे उसका मोशन गवर्न होता है, राइट? हाँ जी सर। बोलो, क्लियर है? हाँ यस जी। clear है। एक लेवल अप कर रहा हूं मैं आपका, है? हाँ जी। सर क्वेश्चन टफ होगा ये काफी। तो एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसका इंक्लिनेशन थीटा, हाँ जी। इसके ऊपर रखा मैंने एक ब्लॉक मास m का, ठीक? और इस ब्लॉक को मैं नीचे स्लाइड करने से रोकना चाहता हूं। ओके। ओके मैं सर। इस पे लगाता हूं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ठीक है? If the block stays at rest by the application of a horizontal force as shown, determine F कितना होगा, दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी होगी। सर एफ का तो आंसर ऐसे ही निकल जाएगा अगर आपने पिछली बार जो रिजल्ट्स बताए थे। ठीक है, निकल जाएगा तो निकाल दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम जल्दी निकाल दोगे तो। और आपको गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, मास इज m, ये एंगल थीटा। तो इन टर्म्स ऑफ m, g एंड थीटा आपने मुझे f भी बताना और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बतानी है। सर बताऊं पहले वाले का एफ का? हम्म, सर माइनस mg sin थीटा। गलत है। सर हमने जब उसको ऐसे फोर्स ली थी
या अगर हमने दूसरे पैरेलल टू द सरफेस। डेवलप करो, अपना दिमाग लगाओ, तीर तुक्के नहीं मारो। ये दूसरी तीसरी क्लास के क्वेश्चन नहीं है, 2 या 6 नहीं करना है। यहाँ पे एनालिसिस करना है फोर्सेस का और फिर सॉल्व करके आंसर बताने हैं। ओके सर। सर जो आपने एफ फोर्स बताई है वो पैरेलल टू द सरफेस है। बेटे पढ़ क्वेश्चन को ना ध्यान से, ऐसे मत क्वेरी करो ना यूजलेस। माइक ऑफ रखो अपना पीछे से। सर मैं ना मेथड थोड़ा कंफर्म कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। सर एक तो जो हमने जी है मैंने तो उसको एक तो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे उसके। ठीक है, कैसे कैसे लिखूं कंपोनेंट्स उसके? सर एक तो नॉर्मल नीचे वाली साइड जा रहा होगा कंपोनेंट। ये हमारा ब्लॉक है। हाँ जी, अब बताओ कौन सी 2 डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया आपने? डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम्म। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड्स? हाँ जी सर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये वाली? सर इंक्लाइन थोड़ी सर नॉर्मल जो नॉर्मल। और नॉर्मल टू दी सरफेस ऐसे बोलो ना, हाँ डोंट से वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके सर। इधर को नॉर्मल टू दी सरफेस। एक ये डायरेक्शन ले लिया आपने, ठीक है, और एक ये ले लिया। यस सर। ठीक है, तो ये 2 डायरेक्शन चूज कर लिया आपने, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यस सर। अब सर जो नीचे वाला कंपोनेंट होता है वो हमने देखा था वो एम जी कॉस थीटा होता है। हम्म। और जो पैरेलल टू दी सरफेस कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा होता है। ठीक है। और जो सर एफ है हम्म। सर हम उसको भी उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे। एफ कैसे लग रहा है? सर एफ लग रहा है हमारा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे?
सर इसके कंपोनेंट्स, सर मैं आपको बताता हूँ इसके कंपोनेंट्स, वेट करिए। सर इसमें जो आपने एंगल्स हाईलाइट किया उसके अकॉर्डिंग हम 90 डिग्री ले लेंगे ना? कौन सा एंगल? ये एंगल 90 डिग्री होता है सर ना? ये, हाँ जी सर, इसमें मैं उसको ब्रेक अपार्ट करने के लिए तो 90 डिग्री सोचा एम था। जी वर्टिकल होता है ना? हम्म। वर्टिकल होता है एम जी, तो मतलब एम जी इसके परपेंडिकुलर होता है, राइट? यस सर। तो यहाँ जो एम जी लग रहा था, ये वाला एम जी, हमने उसके लिए देखा, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एम जी ऐसे, ये इंक्लाइंड सरफेस है, राइट? ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये थीटा है। इधर एम जी है ना? यस सर। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो इधर वाला थीटा बन जाएगा ना। ये बात समझ में आती है तेरे को? हाँ जी सर। हाँ, तो ये तो एम जी के लिए हो गया, तो इसलिए एम जी का इधर कितना कंपोनेंट आया सर एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना आया। एम जी साइन थीटा। अब एफ बनाते हैं। एफ तो ऐसे लग रहा है ना? हाँ जी सर। ऐसे लग रहा है ना? यस सर। एफ का कंपोनेंट बनाना है, एक इस लाइन के लॉन्ग, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई, और एक ये नॉर्मल के लॉन्ग, है ना? हाँ जी सर। एंगल कितना है? सर ये एंगल है हमारा थीटा। बिल्कुल सही, थीटा। ये देखना, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेस हाँ जी सर, ठीक है। ओके। हॉरिजॉन्टल है ना? हाँ जी सर, ठीक है। और ये भी हॉरिजॉन्टल है, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा, राइट? यस हाँ सर। जी। एफ के क्या कंपोनेंट आए? सर एक तो जो हमारा एम जी, इधर थीटा होता, उधर कितना? एम तो जी कॉस, कॉस, एफ कॉस थीटा। एफ, एफ cos थीटा। इस बार ये एफ है तो कॉस। सर जो डॉटेड लाइन जो राइट साइड की तरफ जा रही है तो एफ कॉस थीटा होगी। और ये एफ साइन ये थीटा एफ होगी। साइन थीटा। एक एफ साइन थीटा आ गया, और एक नॉर्मल लग रहा होगा। यस सर। नॉर्मल तो पता ही है, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। सर तो नॉर्मल की वो तो निकल गई वैल्यू। पहले एफ निकलेगा फिर एन निकलेगा ना यार, एफ के बिना नहीं निकलेगा, क्योंकि एन एफ की टर्म्स में आ जाएगा नहीं तो तुम्हारा। सर हम एफ की टर्म, अच्छा ठीक है, एफ की टर्म्स हमें चाहिए नहीं सर। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यस, तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है, सो एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ। कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि एम एम जी जी tan tan थीटा। थीटा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, द फोर्स रिक्वायर्ड इज एम जी टैन थीटा। तो एम जी tan थीटा प्लस एम जी कॉस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन। थोड़ा सा ध्यान से करो। हाँ जी, एन की वैल्यू आएगी एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, है ना? हाँ जी। तो एम जी tan थीटा का साइन थीटा। यस, एफ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं अब इसमें। अब तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या पुट करूं? एम जी tan थीटा। इनटू साइन थीटा भी है। यस सर। और इसको अब थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देते हैं, साइन। एलसीएम लेते हैं। ये स्टेप समझ में आ रहा है?
यस सर। सर mg कॉमन ले लेंगे अब? हाँ mg कॉमन ले लो, नीचे cos थीटा था, मैंने गलती से cos स्क्वायर लिख दिया था। mg ऊपर कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा? 1 बचेगा सर, cos 1 बचेगा। थीटा n कितना आ गया? mg by cos थीटा। ठीक है, हाँ यस जी। तो ये आंसर है। ओके सर। क्लियर? यस सर। चलो जी, आज के लिए इतने डोज बहुत है आप लोगों के लिए। डोज सर। ठीक सर है, अगली clear? क्लास में हम शीट डिस्कस करेंगे। हाँ करेंगे, पहले तेरे को इंक्लाइंड प्लेन की प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चे से जरा। हाँ जी सर। सर फिर मैं भी वो शीट कब भेज दूं आपको? हाँ भेजो ना। ठीक है सर, मैं कल तक। ठीक, चलो ठीक है, बाय सर। बाय बाय। सर।